नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को आज पुलिस ने हिरासत में ले लिया। अन्य कांग्रेस नेताओं को भी इसी तरह हिरासत में लिया गया। इससे पहले संसद में कांग्रेस सांसदों ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाते हुए हंगामा किया। दरअसल आज कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों पर पीएम हाउस के घेराव का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने उन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। पुलिस ने राजधानी दिल्ली में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए प्रदर्शन पर रोक लगा दी। कई जगह पर बैरिकेड लगाए गए और सड़कों पर निकले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि देश में लोकतंत्र दम तोड़ रहा है। और जहां राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र दम तोड़ रहा है, वहीं बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दरअसल कांग्रेस के भीतर ही लोकतंत्र नहीं है। What we are witnessing is the death of democracy. That's what India is witnessing. What India has built, brick by brick, starting almost a century ago, is basically being destroyed in front of your eyes. All of you know it. The whole of India knows it. Anybody who stands against this idea of the onset of dictatorship, doesn't matter who he is, where he comes from, which state, which religion, male, female, he is viciously attacked, put in jail, arrested, beaten up. अरे राहुल गांधी, आप एक सवाल का जवाब दीजिए। आपकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? आई रिपीट, Mr. Rahul Gandhi, please reply to this straight question. Do you practice democracy within your party? आपकी पार्टी में अच्छे नेता हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन बस सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी, यही तो 3 कहानी है। आपकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है। हिटलर भी चुनाव जीत के आया था। हाँ, हिटलर भी चुनाव जीत जाता था। हिटलर चुनाव कैसे जीतता था? हिटलर चुनाव ऐसे जीतता था कि जर्मनी के पूरे इंस्टीट्यूशंस उसके हाथ में थे। उसके पास एसए थी, पैरामिलिट्री फोर्स थी, उसके पास पूरा का पूरा ढांचा था। मुझे पूरा का पूरा ढांचा दे दो, फिर मैं दिखाऊंगा आपको कैसे इलेक्शन जीता जाता है। और उनके साथ जो बैठे हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, वो हिटलर को कोट कर रहे थे। हिटलर को कितना पढ़ा है याद करिए। अगर तानाशाही इस देश ने देखी है तो कांग्रेस के राज में देखी है। इमरजेंसी के समय जब जजेस सुपरसीड हुए, जब नेताओं को मीसा में बंद किया गया, जब लोकनायक जयप्रकाश जैसे महान नेता, किडनी खराब थी, उनको भी जेल में बंद किया गया, संपादक गिरफ्तार हुए। तो जहां राहुल गांधी कांग्रेस के अन्य सांसदों के साथ मार्च करते हुए राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़ रहे थे, वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस मुख्यालय पहुंची थी। वहां पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर घेराबंदी कर रखी थी। काले कपड़े पहनी प्रियंका पुलिस के बैरिकेड पर चढ़ गई और उसे पार कर दिया। बैरिकेड्स पार करने के बाद प्रियंका गांधी कांग्रेस मुख्यालय के बाहर सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। वहां पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा। महिला पुलिस प्रियंका को समझाकर उन्हें वहां से हटाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो वहां से हटने को तैयार नहीं थी। बाद में उन्हें खींचकर गाड़ी में बिठाया गया। प्रियंका गांधी ने पुलिस वालों से कहा कि वो सरकार से समझौता करने के लिए नहीं बैठी। आइए सुन लेते हैं प्रियंका। गाड़ी के अंदर जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। प्रियंका गांधी संघर्ष करो। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क पर बैठी प्रियंका को पुलिस वाले समझाने की कोशिश कर रहे थे। महिला पुलिसकर्मी ने उनसे कहा कि वो सड़क को खाली कर दें, लेकिन प्रियंका ने इन्हें कहा कि वो सरकार से समझौता करने के लिए यहां पर नहीं बैठी हैं। हंगामे महंगाई पर प्रदर्शन करके जनता की आवाज को उठाना उनका हक है।
जब प्रियंका वहां से जाने को उठने को तैयार नहीं हुई तो महिला पुलिसकर्मी उन्हें खींचते हुए पुलिस की गाड़ी में ले गई। इनको लगता है कि जितने भी इनके विपक्ष में जो कुछ कहता है उनको ये दबा सकते हैं, और इनको ये लगता है कि दबाने के बाद ऐसे अपनी फोर्स दिखाने के बाद हम चुपचाप से समझौता करके बस में बैठ जाएंगे इनके साथ। तो क्यों करें हम तो एक मकसद से है ना यहाँ। हमारा मकसद ये है कि हम इनके मंत्री कह रहे हैं इनको महंगाई नहीं दिखती, तो हम पीएम हाउस तक चल के महंगाई दिखाना चाहते हैं, गैस का सिलेंडर दिखाना चाहते हैं जो आज कोई खरीद नहीं सकता है। इतनी महंगाई है, चाहे गरीब हो चाहे मिडिल क्लास के हो, सब तरस रहे हैं, सब तड़प रहे हैं, और कोई कुछ ना बोले। उनके लिए महंगाई तो है नहीं, उन्होंने तो पूरी देश की संपत्ति, मोदी जी ने पूरे देश की संपत्ति अपने दोस्तों को दे दी है, उन पे कभी कोई कार्रवाई नहीं है। तो महंगाई पर कांग्रेस का हल्ला बोल, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ शांत प्रकाश जाटव जी हैं, बीजेपी समर्थक, डॉक्टर अंशुल अभिजीत हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही हेमंत अत्री जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। शांत प्रकाश जी, आज जो ये तस्वीरें दिख रही हैं, बीजेपी तो इतने लंबे समय विपक्ष में रही, लगातार धरने प्रदर्शन आप करते रहे, लेकिन कभी आपको करने से रोका नहीं गया। क्या कांग्रेस पार्टी को बतौर विपक्षी दल धरना प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है? क्या वाकई देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र अपनी धीमी मौत मर रहा है, जैसा कि राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के जितने भी हमारे समय में प्रदर्शन हुए वो इस तरीके से होते थे कि पब्लिक को परेशानी नहीं होती थी, रास्ते जाम नहीं हुआ करते थे। हम लोग जो है सरकार को चेताने के लिए ऐसी जगहों पर प्रदर्शन करते रहे जहां से कोई भी किसी को परेशानी ना हो और सरकार तक वो बात पहुंचे। और जिस तरीके से कांग्रेस आज ये प्रदर्शन कर रही है, ये बेसिकली मुझे नहीं लगता कि ये महंगाई को लेकर के प्रदर्शन है। ये जो नेशनल हेराल्ड की जो बिल्डिंगें हैं जो सीज किए हैं ईडी ने, उससे ध्यान भटकाने के लिए लोग उस पर जो इनके खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है ईडी की, उससे ध्यान भटकाने के लिए ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले तो महंगाई के मुद्दे पर इन्होंने एक मर्तबा भी प्रदर्शन नहीं करने की कोशिश की। कल भी ये जो संसद में जिस वक्त में महंगाई पर चर्चा हो रही थी, निर्मला सीतारमण जी माननीय मंत्री जब जवाब दे देते तब भी ये उनका जवाब ना सुन करके बाहर आ गए। तो मुझे लगता है कि अराजकता फैलाने का इनका मन बना हुआ है, और बेसिकली ये परेशान महंगाई से नहीं बल्कि ईडी से परेशान है, ईडी की कार्रवाई से परेशान। डॉक्टर अंशुल जी, आपने सुना होगा शांत प्रकाश जाटव जी को, वो कह रहे हैं कि ये जिस तरह की कार्रवाई ईडी की ओर से की जा रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए मुद्दा उठाया जा रहा है। लेकिन एक सवाल तो यहाँ पर ही उठता है कि जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई ईडी की, सोनिया गांधी से पूछताछ हुई, तब ये सवाल पूछा गया कांग्रेस पार्टी से कि आप जब गांधी परिवार पर इस तरह की बात आती है तब विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर आप विरोध प्रदर्शन नहीं करते। तो क्या उसी सवाल का जवाब देने के लिए आज ये धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया था? सबसे पहले अखिलेश जी, तो मैं स्वागत करना चाहूंगा, इस्तकबाल करना चाहूंगा एक नई प्रणाली का, एक नई व्यवस्था जो तानाशाही है। जमहूरियत तो अब बची नहीं और उसका प्रमाण बिल्कुल आपके सामने है। मैं ये कहना चाहूंगा कि संसद में जब मंत्री इनकार कर, एक पूर्व मंत्री जब इनकार कर रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं, और कांग्रेस निकली है महंगाई ढूंढने को और महंगाई मिल नहीं रही है, और गरीब आदमी की थाली पे वस्तुएं ही वस्तुएं हैं, मतलब सब्जी के दाम बढ़े नहीं और आटा, चावल, चीनी, दाल के दाम बढ़े ही नहीं, ये उनके अपने शब्द थे। तो क्या ये गरीब आदमी पे ये मजाक नहीं तो और क्या है? इतनी शर्मनाक बात संसद में कही गई। और आप जानते हैं महंगाई चरम सीमा छू रही है, बेरोजगारी का रिकॉर्ड स्तर है और मंदी है, मुफलिसी है सब जगह। आप जानते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है नोटबंदी के बाद, उससे पहले ही। और हम लगातार ये मुद्दा, आपका जवाब दे देता हूं, हम लगातार ये मुद्दा उठाते रहे हैं। आपको याद होगा कि कोरोना से पहले ही यहां पर मंदी थी, तालाबंदी थी और बेरोजगारी स्तर रिकॉर्ड लेवल्स तक पहुंच गया था 45 साल में। मैंने खुद ही बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए थे
हमने ये मुखालिफत करते रहे हैं, हम विरोध करते रहे हैं, हम सरकार को बताते रहे हैं कि बहुत गंभीर स्थिति है, देश आर्थिक संकट में है, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं, वो मानने को तैयार ही नहीं कि कोई समस्या ही है। अगर आप मानने को तैयार नहीं कि कोई समस्या है, तो फिर आप नीतियां कैसे बनाएंगे, आप योजनाएं कैसे बनाएंगे, और सारा दोष आप विपक्ष को दे देंगे। अरे भाई, 8 साल से सत्ता में आप हैं, हुक्मरानी आपके हाथ में है, सारी व्यवस्था आपके हाथ में है, और दोष दे रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी को। ठीक है अंशुल जी, इससे पहले कि मैं हेमंत जी के पास जाऊं इस पर उनकी राय लेने के लिए, मैं शांत प्रकाश जी से सवाल करना चाहूंगा। जो बात अंशुल जी ने कही, डॉक्टर अंशुल ने, उन्होंने कहा कि अगर आप समस्या को मानेंगे नहीं तब तक आप उसका निदान नहीं कर सकते। तो आज ही हमने देखा जिस तरह से आरबीआई ने 50 बेसिस पॉइंट रेपो रेट बढ़ाया है, साफ तौर पर महंगाई का जो संकट है वो आरबीआई के सामने दिख रहा है। तो यानी सरकार ये तो मान रही है कि महंगाई बढ़ रही है, इसीलिए कदम उठाया जा रहा है। तो इसमें अगर विरोध किया जा रहा है तो इसमें क्या गलत है? देखिए, इसमें महंगाई ये केवल भारत में इसका असर है ऐसा नहीं है, पेंडेमिक के बाद में इसका असर जो है पूरी दुनिया में है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। और जाहिर सी बात है, पूरी दुनिया में जो स्थिति है हम उससे बेहतर स्थिति में हैं। अभी परसों हमारे निर्मला सीतारमन जी ने स्पष्ट करा कि हमने 200 करोड़ जो है ये वैक्सीनेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। बाकी तमाम योजनाएं अभी तक एज इट इज चल रही हैं। आप ये देखो कि 80 करोड़ लोगों को 2 साल से हम फ्री राशन दे रहे हैं। ये सब चीजें ठीक है, जो मतलब विकट स्थिति में भी हम लोग अपने आप ठीक है शांत प्रकाश जी, मैं यही सवाल में हेमंत जी के पास चीजों को दे पा रहे हैं, इस चीज को भी देखना पड़ेगा। ठीक है, हेमंत जी के पास यही सवाल लेकर के जाऊंगा। हेमंत जी, जब यूपीए सरकार थी तब बीजेपी इसी तरह से धरना, विरोध प्रदर्शन महंगाई के खिलाफ करती थी, अब कांग्रेस भी वही कर रही है। इसमें आप क्या देखते हैं कि जिस तरह का विरोध प्रदर्शन का आज सड़कों पर हमने दृश्य देखा, क्या लोकतंत्र में इस तरह की आज़ादी विपक्षी दलों को नहीं होनी चाहिए कि वो सड़कों पर निकल करके अपनी आवाज़ बुलंद कर सके, ताकि आम लोगों की जो बात है वो सत्ता तक, सरकार तक पहुंचाई जा सके? अखिलेश जी, बिल्कुल सही सवाल है आपका, और हकीकत ये है कि आज धीरे धीरे मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि ये हम धीरे धीरे एक पुलिस स्टेट में तब्दील होते जा रहे हैं। मेरे जो काबिल प्रवक्ता है बीजेपी के साथी जो अभी बोल रहे थे, जाटव साहब, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब कर रही है सड़कों को। मैं उन साथी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। 3 दिन पहले जब नेशनल हेराल्ड की बिल्डिंग के ऊपर वहां पर जब सीलिंग की प्रोसीजर चल रहा था, तो अकबर रोड और जनपथ और राहुल गांधी के घर पे रोड किसने बंद किया था? दिल्ली पुलिस ने किया था। क्या कारण था उसका? वहां पर क्या कोई लैंड ऑर्डर की सिचुएशन थी? क्या कोई प्रदर्शन था, या किस तरह की स्थिति थी? सवाल अखिलेश जी ये है कि बीजेपी की एक नई जो कामकाज की शैली आ गई है, वो ये कि पक्ष भी हम हैं, विपक्ष भी हम हैं, और इस देश का नैरेटिव वो है जो हम तय करेंगे। मुझे ये बताइए, अगर विपक्ष महंगाई पर और बेरोजगारी पर, इन तमाम मुद्दों पर अगर प्रदर्शन नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ये वही बीजेपी है जो महात्मा गांधी की समाधि पे डांस करते थे ये अपनी मांगों को। लेकिन हेमंत जी, आरोप तो ये है, हेमंत जी, आरोप तो कांग्रेस पार्टी पर ये है कि जब परिवार पर बात आती है, जब नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ होती है, ईडी सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को बुलाकर पूछताछ करता है, तब कांग्रेस पार्टी हरकत में आती है। महंगाई, बेरोजगारी पर जब सवाल पूछा गया कि आपने क्यों विरोध प्रदर्शन नहीं किया, तब जाकर के वो सड़कों पर उतरे हैं। और वो भी तब उतरे जब महंगाई जो है अब आंकड़ों में कम से कम दिखने लगी है। अखिलेश जी, इस देश का संकट ही ये है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का, ये इस देश का नया नैरेटिव है। अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूं कि किस तरीके से सरकार चलाई जा रही है, आपको याद है 2G के स्कैम के अंदर क्या हुआ था? 2G स्कैम में 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया गया था इस देश को, और अब 5G की जो वेव्स है वो कुल 1.5 करोड़ रुपए में दे दी गई है, 20 साल में पेमेंट करनी है। क्या ये घोटाला नहीं है? कहीं कोई नैरेटिव दिख रहा है आपको? कहीं कोई सवाल दिख रहा है आपको? ये किसको दी गई है? वो पैसा एक बार में दिया जाना था, ये पैसा 1.5 लाख करोड़ सरकार को, इसकी बोली थी 4.5 लाख करोड़ की, सरकार को मिलेगा 1.5 लाख करोड़, और वो भी 20 साल में मिलेगा। अखिलेश जी, कहीं कोई सवाल है क्या? ये जो क्रोनिक कैपिटलिज्म इस देश में चल रहा है, और जो पूरा नैरेटिव बना दिया गया है, चाहे वो मीडिया के थ्रू दुर्भाग्यपूर्ण, और या जो इंस्टीट्यूशंस के थ्रू, बेसिकली क्या है कि जब नरेंद्र मोदी जी से पूछताछ की गई थी गुजरात में 2002 में, तो क्या वहां पर इस तरह के सीन्स नहीं थे? दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोगों को, आम आदमी को इससे परेशानी नहीं हुई। बीजेपी यही बात तो कहती है हेमंत जी कि जब नरेंद्र मोदी को बतौर, जब मुख्यमंत्री तब बुलाया गया था,
तब वहां पर बिल्कुल कोई धरना प्रदर्शन विरोध कुछ भी नहीं हुआ था, वो शांति से गए थे, वापस आ गए थे। बहरहाल दूसरा मुद्दा है आपने जो उठाया है श्याम प्रकाश जाटव जी, जो बात आज सुबह राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उन्होंने कहा कि अभी इस समय हम देश में जो देख रहे हैं वो लोकतंत्र की मृत्यु है, लोकतंत्र की मौत हो रही है। ये एक बड़ा गंभीर आरोप लगाया है और आज जिस तरह से लगाया, हालांकि कोई पहली बार उन्होंने बात नहीं कही, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं, लेकिन आज जिस अंदाज में उन्होंने इस बात को कहा वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आखिर देश में लोकतंत्र का हो क्या रहा है, डेमोक्रेसी कहां जा रही है। दरअसल राहुल गांधी जी ने जो आज बड़ी बात कही है, जिस समय इन्होंने 1.5 लाख लोगों को एक रात में इनकी दादी ने जो है अरेस्ट कराया था, तब ये बहुत छोटे थे। 1.5 लाख लोग उस वक्त में एक रात में बंद कर दिए गए। इसको कहते हैं हिटलरशाही, इसको कहते हैं अराजकता। किस तरीके से प्रेस का गला घोटा गया, किस तरीके से पूरा का पूरा भारत जो है उसको बंधक बना दिया। 42 से ज्यादा ऐसे अमेंडमेंट कर दिए संविधान में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने देश चलाने के लिए बनाए थे, इन्होंने देश बिगाड़ने के लिए उसमें अमेंडमेंट कर दिए। तो इस तरीके से अगर इनको अनुशासनहीनता की बात करनी है, हिटलरशाही की बात करनी है, तो अपनी दादी के जो वो पन्ने हैं इतिहास के, उन्हें पढ़ना पड़ेगा। 1984 में जिस तरीके से सिखों को जलाया, 1991 तक उन लोगों की जो है FIR तक नहीं हुई, उसको कहते हैं हिटलरशाही। इन्होंने जो हालात देश के अंदर पैदा किए, अपने इतिहास को तो जान लें। ठीक है डॉक्टर अंशुल, आपने सुना श्याम प्रकाश जाटव जी को, जो बात बार बार कांग्रेस के नेता पिछले 8 साल से कह रहे हैं कि देश में सभी संस्थानों को खत्म किया जा रहा है, अघोषित आपातकाल है, लेकिन बीजेपी तो आज भी यही कहती है। 2 बातें, पहली बात तो इंदिरा गांधी के समय तो आप अघोषित तो छोड़ दीजिए, घोषित आपातकाल लगा था। दूसरी बात आज जो रविशंकर प्रसाद ने कही कि राहुल गांधी डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं देश में, लेकिन उनकी अपनी पार्टी में डेमोक्रेसी नहीं है। चलिए फिर ले आए इमरजेंसी, मतलब अयोग्य आप, अक्षमता आपकी, आपने कोई तैयारी नहीं, कोई बंदोबस्त नहीं किया, सारी जो अर्थव्यवस्था है उसकी दुर्गति हो गई, वो तबाही हो गई, और जवाब देंगे इमरजेंसी में, जो इतने साल पहले हुआ था। इमरजेंसी हुआ था, उसके जवाब मिल चुके हैं, और आप क्या इमरजेंसी इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं क्या? बार बार उसको वैलिडेट करना चाहते हैं क्या? ये कहना चाहते हैं कि हाँ आपने इमरजेंसी की थी, लेकिन हमसे उनसे भी खराब हम व्यवस्था करना चाहते हैं। देखिए यहां पर जो अघोषित आपातकाल की जो बात की जा रही है उसका प्रमाण बिल्कुल आपके सामने है। यहां पर जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उनको हथियार बना के विपक्ष के नेताओं के ऊपर उनको छोड़ा जा रहा है, जो कानून है उनका दुरुपयोग हो रहा है, जो विपक्ष की आवाज है उसको दबाया जा रहा है, उनको बोलने नहीं जा रहा। हम मुखालिफत भी नहीं कर सकते, हम विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, हम संघर्ष भी नहीं कर सकते, जो गरीब आदमी के मुद्दे हैं वो भी नहीं उठा सकते। निजता का हनन हो रहा है। अब चीन यहां हमारी जमीन में बैठा है और प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं कि न कोई घुसा हुआ है न कोई घुसा आया है। हम बार बार ये मुद्दा उठा रहे हैं, बार बार इस सरकार को कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं, सरकार सुनने को तैयार नहीं, मनमानी कर रही है, तो और क्या कर सकते हैं? हम तो सड़क पे जाके संसद से सड़क तक, ये कोई नई बात नहीं है, ये नया नारा नहीं है अखिलेश जी, ये पहले से हो चुका। हम कई बार ये मुद्दे उठा चुके हैं जब से ये सरकार आई, और मैंने सामाजिक जो व्यवस्था है उसकी तो बात ही नहीं की। जो वाद विवाद पैदा कर रहे हैं आप, जो जज्बातों से खेल रहे हैं, जो भावनाओं से आप खेल रहे हैं, और फिर कहते हैं आप चुनाव जीत रहे हैं, बार बार आप चुनाव जीत रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। महज 4000 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ था, ईडी ने महज 4000 करोड़ रुपए इकट्ठा रिकवर किया था। ईडी की बात तो छोड़िए, मुझसे आप पूछने एक सवाल है अखिलेश जी, एक सवाल है, तरफदारी, ईडी की तरफदारी की बात आती है ना, पक्षपात की बात आती है। आप मुझे एक चीज बताइए, महाराष्ट्र में 17 ऐसे शिवसेना के विधायक हैं जिन पे ईडी की नजर लगी हुई थी, अब वो बदल गए हैं, अब बीजेपी की तरफ आ गए हैं, तो क्या नजर हट जाएगी? मैं आप दोनों से अपील करूंगा कि आप एक सेकंड के लिए मेरी बात सुन लें, डॉक्टर अंशुल श्याम प्रकाश जी, क्योंकि हम हेमंत अत्री जी के पास जाना चाहते हैं। श्याम प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपको पूरा समय दूंगा जी, कार्रवाई करनी ही पड़ेगी। जी 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 श्याम प्रकाश जी, मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा आता हूं, लेकिन हेमंत अत्री जी के पास जाना चाहता हूं। हेमंत अत्री जी, आपको याद होगा 2014 में बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था। उन्होंने कहा था कि जो यूपीए के 10 साल का शासन रहा, इसमें कमजोर प्रधानमंत्री थे, पीएमओ की जो गरिमा थी वो गिरा दी गई, इसलिए देश को मजबूर नहीं, एक मजबूत सरकार चाहिए। और इसी मुद्दे को लेकर 2014 में 2019 में बीजेपी ने लड़ा चुनाव और
300 से ज्यादा सीटें वो जीत करके अपने बूते पर आए। तो क्या आपको लग रहा है कि देश में एक मजबूत सरकार ठीक थी या देश में एक मजबूर सरकार ठीक थी? देखिए अखिलेश जी, ना तो देश में ऐसी मजबूत सरकार होनी चाहिए कि वो किसी की सुने ही ना, और ना ऐसी मजबूत सरकार होनी चाहिए कि जिसमें कोई किसी की कोई जवाबदेही ना हो। दोनों ही सिचुएशन एक्सट्रीम है। और उसी तरीके से जैसे कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो कहते हैं वो इमरजेंसी की आड़ लेते हैं, तो क्या इमरजेंसी को वैलिडेट करते हैं क्या? वो ना तो वो इमरजेंसी अच्छी थी और ना ये अघोषित इमरजेंसी अच्छी है। और जिस तरीके से आज प्रियंका गांधी और कांग्रेस पार्टी की सांसदों को ना केवल आज बल्कि इससे पहले भी घसीट के, आपने तो कहा कि उठा के उनको गाड़ी में डाला, अगर आप उन पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे पूरी, तो उनको घसीट के गाड़ी में डाला गया है दिल्ली की सड़कों पर। क्या वो किसी तरीके का लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम कर रही थी? सवाल ये है नहीं अखिलेश जी, सवाल केवल ये है कि क्या डेमोक्रेटिक वॉइसेस इस देश में रहेंगी या नहीं रहेंगी। अभी मैं सुन रहा था रविशंकर प्रसाद जी को, वो पूछ रहे थे कांग्रेस से कि कांग्रेस पार्टी के अंदर लोकतंत्र है। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं रविशंकर जी से कि उनकी पार्टी में लोकतंत्र है क्या? उनकी पार्टी में आज तक अध्यक्ष का चुनाव कब हुआ है? आपने कभी देखा है चुनाव किसी पार्टी बीजेपी के अंदर किसी भी पद के लिए, किसी स्टेट प्रेसिडेंट के लिए हुआ हो? कहीं वोटिंग होती है तो मंडल ये लोकतंत्र। लेकिन शांत प्रकाश जी आप बेहतर होगा आप इसका जवाब दें, क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक बीजेपी से जुड़े रहे हैं। शांत प्रकाश जी, क्या बीजेपी में चुनाव नहीं होते हैं? क्या बीजेपी में चुनाव नहीं होते? ऊपर से मनोनयन किया जाता है अध्यक्षों का, मंडल से लेकर के ऊपर तक। नहीं, बिल्कुल इनको मालूम नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से कार्यकर्ता हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं, और हम लोग वोट दे करके ही अपने नेताओं को चुनते हैं। ये जो बात कह रहे हैं, और फिर आप एक चीज और देखें ना, हम परिवार के व्यक्ति। अखिलेश जी, एक सवाल है, आज तक एक अध्यक्ष का नाम बताएं जो इस तरीके से चुना गया हो। एक अध्यक्ष, ये मुझे बताएं कि नहीं, वो कह रहे हैं वाइस वोट से नहीं, वाइस वोट से होता है, वोट डाल के नहीं होता है, बैलेट बॉक्स में नहीं होता है। नेताजी से पहले जो अध्यक्ष थे, उनसे पहले कौन अध्यक्ष थे? हर 3 साल 5 साल के बाद में हमारे अध्यक्ष जो है वो नए चुने जाते हैं, एक ही परिवार के नहीं। मालूम पड़ रहा है कि आज क्या नाम है, राहुल जी हैं, कल मुझे तो यही नहीं मालूम आपके अध्यक्ष इस वक्त में है कौन, शायद आप लोगों को भी नहीं मालूम होगा। तो ऐसे चलेगा क्या? ये लोकतंत्र है, परिवार तंत्र है। काहे के लिए आप लोग जो है ना अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या जवाब दोगे कि हम परिवार की चाकरी में लगे? लेकिन शांत प्रकाश जी, जो हेमंत जी ने एक बड़ा मुद्दा उठाया अघोषित आपातकाल का, वो ये कह रहे हैं कि आप आपातकाल का उदाहरण कब तक देते रहेंगे? उसको लेकर तो कांग्रेस माफी भी मांग चुकी है, लेकिन आज पिछले 8 साल से देश में अघोषित आपातकाल है, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। तो हमेशा याद दिलाया जाएगा, वो तो इन्हें हमेशा याद दिलाया जाएगा, क्योंकि इनकी जो आइडियोलॉजी है वो उसी पे आधारित है, और उस पे चूंकि ये आधारित है तो माफ करने पर ये बरी नहीं होंगे। उस चीज को तो ये हमेशा सुनेंगे और उसका इनको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। जी, डॉक्टर अंशुल, आपके पास आना चाहूंगा। संसद का सत्र चल रहा है, 2 हफ्ते सिर्फ इसी बात को लेकर के नहीं चल पाया कि महंगाई पर चर्चा होनी चाहिए। अब महंगाई पर चर्चा हुई तो अब नेशनल हेराल्ड वाला मामला आ गया। क्या आपको लगता नहीं कि विपक्ष अगर सदन की कार्यवाही चलने दे तो ज्यादा प्रभावी ढंग से अपनी बात आम लोगों तक पहुंचा सकता है? ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर 2 घंटे के लिए अगर बात हुई महंगाई पर, और वो भी सीधा सीधा जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने जवाब नहीं दिया, उन्होंने इनकार कर दिया स्वीकार करने से कि महंगाई है कि नहीं, तो ये तो उनकी तबीयत है, ये तो उनकी फितरत है। 2 हफ्ते बाद एडजर्नमेंट मोशन पे एडजर्नमेंट मोशन हम देते रहे कि भाई आप महंगाई पे, इस मुद्दे पे आप चर्चा करिए, संवाद करिए। इस सत्र के पहले आगाज में प्रधानमंत्री जी ने यह कहा था कि वाद विवाद भी होना चाहिए, आलोचना भी होनी चाहिए, संवाद होना चाहिए, ये सब होना चाहिए संसद में। लेकिन ये सब खोखले सरकार नहीं चाहती थी कि कभी भी ऐसा हो, और यहाँ पर हल तो ढूंढा ही नहीं है, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और वित्त मंत्री जी ने इतना बोला कि भाई ये राजनीतिक भाषण है, मेरे पास कोई हल नहीं है, ये राजनीतिक भाषण है। अरे यादव जी सुन लीजिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन आप सुन लीजिए ना मेरी बात। मैं ये कह रहा हूं कि वित्त मंत्री जी ने बोला, उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक भाषण दे रही हूं, आपको सुनना पड़ेगा। और उसमें उन्होंने बुराई की, यूपी में आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया। यूपी में जो हमने किया तो नहीं, इतिहास गवाह है।
अगर अच्छा किया है या बुरा किया है ये मत भूलिएगा कि हमने 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर निकाला था यूपीए के समय। हमारी औसत की जीडीपी की 8% तो गिरा के आपने -6.2 कर दी। अमेठी छोड़ करके भाग के क्या नाम है दक्षिण भारत। ये आप तो भगोड़े आपने कहते रहते हैं कि यूपीए में क्या किया, नहीं किया, अच्छा किया, बुरा किया। देखिए इतिहास किसी को नहीं छोड़ती, अगर अच्छा नहीं किया तो इतिहास गवाह है, वो जमीन पर काम करेगी, वो लिखेगी, जनता के लिए काम करें, अपनी बात तो बताइए, संसद में अपने पक्ष रखें, जो समझ में नहीं आता है उसके निवारण के लिए भी अपने प्रश्न रखें। ऐसे नहीं है कि मोर्चा छोड़ करके भाग जाएंगे। आप ये ढूंढ रहे हैं जिस तरीके से आप अमेठी से भाग गए। मैं हेमंत अत्री जी को फिर से लाना चाहूंगा क्योंकि गतिरोध बन गया है सदन में। हेमंत जी, गतिरोध को दूर करने के लिए आपको बीच में आना पड़ेगा। यही बात अंशुल जी हेमंत जी से पूछ लेते हैं। कांग्रेस में है खामियां, नहीं है, हम झेलेंगे। कांग्रेस में चुनावी प्रक्रिया चल रही है जी। डॉक्टर अंशुल भी है, डॉक्टर अंशुल, मैं हेमंत जी को लाना चाहूंगा चर्चा में। संसद सत्र को लेकर के आपसे पूछना चाहेंगे हेमंत जी, 2 हफ्ते जो है वो धुल गए मानसून सत्र के और सरकार का कामकाज अब जाकर के शुरू हुआ है। सत्र ऐसा लगता है कि छोटे होते जा रहे हैं और जो हंगामा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति को आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है अखिलेश जी। देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्षी दल सरकार के ट्रैप में क्यों फंसते जाते हैं। क्यों किसी एक पर्टिकुलर रूल पे 267 या किस रूल के तहत हम बहस करेंगे महंगाई पे या उस पे। ये कोई लड़ाई की या झगड़े की या 2 हफ्ते तक संसद में गतिरोध कायम करने की कोई बात नहीं। सरकार क्या चाहती है? सरकार ये चाहती है कि उनकी जो बातें हैं अंदर की, चाहे जो उनकी नाकामियां हैं, जो विफलताएं हैं, वो संसद में डिस्कस ना हो सके। और कांग्रेस पार्टी और सारा अपोजिशन उनके ट्रैप में खुद ही चल के चला जाता है कि हम फला रूल के तहत करेंगे। सवाल ये नहीं है। सवाल अखिलेश जी ये है कि संसद जो एक प्लेटफॉर्म है इस देश का सबसे बड़ा, वो डिबेट का है, डिस्कशन का है और तमाम पॉलिसी फ्रेमिंग का है। और उसमें अगर 2-3 हफ्ते का 4 हफ्ते का सेशन है, जैसा आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि भाई बहुत छोटे सेशन हो गए हैं, और उसमें 2-2 हफ्ते तक इस तरह के गतिरोध बनाएंगे तो सरकार को तो लाभ है। विपक्ष को एक तरीके से सोचना पड़ेगा कि छोटे इश्यूज को छोड़ करके एक्चुअल मुद्दे पे आए, सरकार को कटघरे में खड़ा करें इन तमाम बिंदुओं पर, चाहे वो महंगाई है, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे सरकार की वादा खिलाफी है। सरकार ने, आपको पता है, जब मोदी की सरकार आई थी 2014 में, तो पहला क्या फैसला किया था? ब्लैक मनी के ऊपर एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी अखिलेश जी। आज तक उस एसटीएफ ने किया क्या है, कोई मुझे बता सकता है? बीजेपी के मेरे काबिल प्रवक्ता बैठे हैं यहां पर। कांग्रेस पार्टी या विपक्ष ये सवाल पूछ ही नहीं रहा। कारण क्या है कि कांग्रेस पार्टी भी अपनी दिशा से भ्रमित हो गई है। एक्चुअल में जो विपक्ष की असली भूमिका है उसको जगाना पड़ता है। ठीक है। और जगाने में भी क्या है, उसमें मैसेज ये जाता है कि वो गांधी परिवार को बचाने के लिए निकले हैं। और मैं तो दूसरी बात कहता हूं, अगर राहुल गांधी और सोनिया गांधी अगर ये सारे प्रपंच का समापन करना है तो बेस्ट तरीका यह कि वो ईडी के दफ्तर में धरना दें और ये कहें कि जी हमें अरेस्ट करिए आप। फिर देखते हैं ईडी अरेस्ट करती है कि नहीं करती है। खैर, उन्हें आज तो हिरासत में तो लिया गया है। बहरहाल ये ऐसी बहस है जो आगे भी चलेगी और आज तरीके से सड़कों पर जो दृश्य दिखा है, बेहतर ही होता कि संसद में इस पर चर्चा होती और संसद में अपनी बात पुरजोर तरीके से रखी जाती तो शायद अच्छे ढंग से बात पहुंच सकती थी। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 5 की बात में एक ब्रेक ले रहे हैं। और महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे 60 से ज्यादा कांग्रेस सांसदों को आज हिरासत में ले लिया गया। पुलिस राहुल गांधी समेत सभी सांसदों को हिरासत लेकर किंग्सवे कैंप थाने में ले गई। प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य नेता भी वहां ले जाए गए हैं। इससे पहले विजय चौक पर प्रदर्शन के दौरान हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य कांग्रेसी नेताओं से बात की है। आइए सुन लेते हैं। जो काले कपड़े में यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने का यही तरीका होता है जब गवर्नमेंट हमारी बात को सुनना नहीं चाहती है और जो मुद्दे हम पार्लियामेंट में उठाए हैं, ये महंगाई का मुद्दा, अनएम्प्लॉयमेंट का मुद्दा और जीडीपी का ग्रोथ जो गिर रहा है और उसी तरीके से रुपए का मूल्य भी गिर रहा है, इस सारे मुद्दों को लेके हम लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार वो सुन रही नहीं। हम राष्ट्रपति से मिलना, मेमोरेंडम देना, इन चीजों को उनके ध्यान में लाना, ये हम कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि हम सर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप? अरे ये तो प्रोटेस्ट का तरीका होता है।
और इसी ढंग से हर आदमी प्रोटेस्ट करता है। डेमोक्रेसी में एक तरीका है कि काले कपड़े पहन के उनको हम दिखाएं कि तुम्हारा उनके मुंह काले करने के लिए ये कर। जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। रंजीता रंजन जी, मैडम क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इसके जरिए? देखिए, ये सब्जियां हैं, दूध है, दही है। हम लोग को था कि फाइनेंस मिनिस्टर 5% जीएसटी जो दूध दही छाछ पे लगा है उसको वापस लेगी। जो पेंसिल रबर इरेजर में 12 से 18 गया है शायद उसको वापस लेगी। 1000 रुपए रूम वाले होटल में क्या मिडिल क्लास साल में घूमने भी ना जाए? कोई रियायत नहीं दी गई। ये सरकार गूंगी बहरी है। हमारे पास एक ही चारा बचता है, राष्ट्रपति भवन। तो क्या हम वहाँ भी ना जाएं? क्या हमारा कोई जो प्रोटेस्ट है वो अहिंसक है? हम शांति से मार्च करके राष्ट्रपति भवन जाना चाहते हैं। ये जो पोस्टर है इसमें आप क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, ये दूध दही बच्चों से जुड़ा हुआ है और आज इस पे भी टैक्स लगा दिया गया है। जो 10 रुपए का पाउच आता है आज उसमें भी टेट्रा पैक कह के 18% जीएसटी लगा दी गई है। सूखे आटे पे, राई पे, मूढ़ी पे, चूरा पे, मखान पे जो कभी नहीं लगा, जीएसटी वापस लिया जाए। बिल्कुल 5% जीएसटी जो लगा है वो वापस हो। जो 12 से 18% जीएसटी स्कूल के पेंसिल बुक में हुआ है उसको वापस लेना चाहिए। और एलपीजी को लेकर क्या सवाल आप उठा रहे हैं? वो बात हमेशा करते सिलेंडर की, बात करते उज्ज्वला स्कीम की, पर जवाब नहीं देते हैं कि कितने सिलेंडर का रिफिल हुआ, कितनी सब्सिडी वापस हुई। जिन्होंने सब्सिडी वापस कर दी वो सब्सिडी का जवाब वो नहीं देते हैं, वो सिलेंडर रिफिल नहीं करवा सकते हैं। और उज्ज्वला की बातें करते हैं, वो गृहिणी पे मार डाल रहे हैं, बोझा डाल रहे हैं और प्रधानमंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं है, न तो वित्त मंत्री जी के पास जवाब है। वो आके सिर्फ आंकड़े बताते हैं जो आंकड़े का कोई मायना नहीं है। आप कह रहे हैं एलपीजी की कीमतें घटाए सरकार और गृहिणी को मदद करे। और यहाँ पर पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुंची हैं और यहाँ पर कांग्रेस की जो सांसद हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि उन्हें यहाँ से हटना पड़ेगा। यहाँ पर धारा 144 लगी है और इनको एक एक करके हिरासत में लिया जा रहा है। आप देखते थे रंजीता रंजन को भी यहाँ से पुलिस के जो अधिकारी, महिला अधिकारी हैं वो एस्कॉर्ट करके पुलिस की जो सुरक्षा गाड़ी है उसमें ले जा रहे हैं और इनको अब दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और यहाँ पर ये कहा गया है पुलिस अधिकारियों की तरफ से कि जो कांग्रेस के सांसद हैं ये काले कपड़े में हैं और इन्होंने जो धारा 144 यहाँ पर लगी है उसके नियमों का उल्लंघन किया है और इसलिए इन सब को अब यहाँ से हटा दिया गया है। संसद भवन के सामने से कानन पात्रा के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। सीयूईटी की प्रवेश परीक्षा कई केंद्रों पर रद्द कर दी गई। सीयूईटी की परीक्षा लगातार दूसरे दिन स्थगित हुई है। अब यह परीक्षा 12 से 14 अगस्त के बीच होगी। नोएडा के सेक्टर 64 के परीक्षा केंद्र पर 2 से 3 घंटे तक छात्रों को बैठाए रखा गया, फिर परीक्षा कैंसिल कर दी गई। किन तकनीकी कारणों से ये सीयूईटी की परीक्षा स्थगित हुई है, देखिए रवीश रंजन शुक्ला की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त नोएडा के सेक्टर 64 में मौजूद हूं और यहां आप देख सकते हैं कि ये एनटीए का परीक्षा केंद्र है और यहां पर सैकड़ों की तादाद में जो छात्र हैं वो आज सुबह की पाली में सीयूईटी का एग्जाम देने के लिए अंदर पहुंचे, लेकिन उसके बाद में तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक बैठाने के बाद में ये कहा गया कि अब ये एग्जाम जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। आप अंदर थी, क्या हुआ अंदर? आपको फिर कितनी देर तक बैठाए रखा? अंदर हम सुबह 7:30 बजे से बैठे हुए हैं और 7:30 बजे से हम लाइन में लगे हुए हैं। हमने कुछ खाया नहीं है और अंदर पानी का प्रोविजन भी ठीक से नहीं है। एंड हमारे 2 पेपर हो गए थे और बाकी 2 बच्चों के तो कुछ भी नहीं हुआ। आधे बच्चों का पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ और हमारे 2 पेपर बहुत अच्छे चले गए, लेकिन वो अब रद्द हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, और किस सब्जेक्ट का था? साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो अभी फिर अंदर आपको तकरीबन 3-4 घंटे तक बैठाए रखा वहाँ पे, उसके बाद में अब बोला कि ये कैंसिल हो गया और हमारे क्वेश्चन पेपर भी आगे नहीं बढ़ रहे थे। टाइम चलता जा रहा था, क्वेश्चन आगे नहीं बढ़ रहे थे। क्या ये लोग कंपनसेट करेंगे हमें? पागल है क्या? हम सुबह भी खड़े हैं यहाँ पर। हरासमेंट है यार, 7 o'clock से हमारे इतने लाखों लोग वो व्हाट सीरियसली, ये बच्चों का एग्जामिनेशन है, हरासमेंट है। देयर हैज टू बी अ लीगल केस अगेंस्ट द गवर्नमेंट फॉर दिस। समबडी हैज टू चैलेंज। मैं साकेत से आ रही हूँ, नई दिल्ली से। मैंने 2 एग्जाम दिए, आई वाज गिविंग माय 3rd एग्जाम एंड उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिया। 2 एग्जाम मेरे हो चुके थे एंड 3rd एग्जाम पे पेपर कैंसिल। ये अब नहीं माना जाएगा। कौन आंसरेबल है? But this is not acceptable. अगर आप हैंडल नहीं कर सकते, why did you do this? Why the hell did you do this? आप मुझे एक बात बताओ ना, अभी पेपर नहीं हुआ, सेमेस्टर कब शुरू करेंगे? ये
बच्चे पागल है क्या? 7 बजे से बच्चे के लिए कितना हरासमेंट है, ये एग्जाम है, ये इंडिया का एजुकेशन सामान उन्होंने ऐसे बच्चों का बाहर भिजवाया जैसे Z+ सिक्योरिटी होती है। यहाँ तक कि फोटोग्राफी तीसरी हुई तो वो नहीं अंदर जाने दी। रिंग निकलवाई, पानी नहीं ले जाने दिया, जबकि गाइडलाइंस FAQ में लिखा था कि बच्चा ट्रांसपेरेंट बॉटल ला सकता है, पेन ला सकता है। व्हाई डिड यू कम्युनिकेट सो रॉन्ग देयर? यहाँ पे उसकी रिंग निकलवाई है। अंदर 3 एग्जाम दिए हम सबने, हमें 3 घंटे अंदर बिताया। जब एग्जाम्स खत्म हुए तब उन्होंने बोला है कि क्या दिस स्लॉट हैज बीन कैंसिल्ड। व्हाट डज इट मीन? व्हाई कांट यू सी द टेक्निकल डिफिकल्टी? अगर कोई बच्चा अकेले आ रहा है, वो अपना मनी कहाँ रखे? वो ट्रैवल नहीं करेगा क्या? वो बैग कहाँ रखेगा? बच्चों के बैग ऐसे फेंके पड़े। निश्चित तौर पर तमाम सारे सवाल हैं, अभिभावकों के भी सवाल हैं और जो परीक्षार्थी हैं उनके भी सवाल हैं कि लगातार दूसरे दिन इस तरीके से एक के बाद एक परीक्षा जो है वो रद्द हो रही है, जबकि सिर्फ यही कहा जा रहा है कि तकनीकी त्रुटि के चलते ये परीक्षा रद्द हो रही है। तो आप समझ सकते हैं कि तैयारी एनटीए की क्या रही होगी। पहले से एनटीए को पता था कि इस बार लाखों की तादाद में जो स्टूडेंट्स हैं वो इस प्रवेश परीक्षा में बैठेंगे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि तैयारियां बिल्कुल धराशायी होती दिख रही हैं। नोएडा के सेक्टर 64 से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। तो केवल नोएडा में ही नहीं बल्कि दिल्ली के पालम में भी छात्र तथा अभिभावक घंटों इंतजार करते रहे। परीक्षा रद्द होने की सूचना पहले से न दिए जाने पर वो नाराज दिखे। CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये देश का दूसरा सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट करवाया जा रहा है और JEE के बाद ये सबसे बड़ा एग्जाम है जिसके जरिए बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, कई सारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी एडमिशन ले सकते हैं। कुछ बात करेंगे पेरेंट्स से और बच्चों से जो यहाँ पर मौजूद है। सर आपका नाम बताइए। रिजवी जी, यहाँ पर आप आए हैं, कोई इन्फॉर्मेशन आपको दी गई? नहीं, मुझे कोई, मैं मेहरौली से आया हूँ मैं, और मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सुबह 8 बजे से घर से निकला, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। शाम में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और अभी भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। सेंटर में ताला बना हुआ है। अभी हम जब आए तब ये बोल रहे हैं कि सेंटर कैंसिल हो गया। मेरे सामने उन्होंने कैंसिल का पोस्टर चिपका दिया उन्होंने। आप लोग बताइएगा क्या कितना इनकन्वीनियंस यहाँ पे बच्चों को फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि यहाँ पर आने के बाद पता चल रहा है कि एग्ज़ाम नहीं, कैंसिल हो गया। इतना मेहनत करने के बाद एग्ज़ाम नहीं होता है तो बहुत बहुत गंदा लगता है। और अगर कल कैंसिल हुआ था तो आज तो बता देना चाहिए कि कल भी हो जाएगा। कुछ कंफर्म नहीं किया, आने के बाद पता चल रहा है यहाँ पे कैंसिल हो गया। ये तो गलत है ना। बिल्कुल। पहले भी हुआ है? आपकी कुछ फ्रेंड से आपने सुना है कि पहले कभी ऐसा कुछ? नहीं, किसी का नहीं हुआ। चेंज हुआ था। हाँ। वो चेंज हो गया तो वो चली गई थी, उसका पेपर हो चुका है। हो गया था बट हमारा ही मतलब पता चला है कि आज एग्जाम कैंसिल हो गए हैं। ऐसा पहले अभी आप थोड़ी देर पहले यहाँ पर बैठ के वेट कर रहे थे, एक्साइटेड रहे होंगे एग्जाम के लिए। हाँ जी बिल्कुल। बट अभी आप जब आए उस टाइम पोस्टर लगाया गया कि एग्जाम कैंसिल हो गए हैं तो बहुत अजीब लग रहा है। और आप देखिए यहाँ पर शटर डाउन कर दिया गया है और यहाँ पर ये लिखा गया है कि खेद प्रकट किया जाता है कि टेक्निकल रीजंस की वजह से एग्ज़ाम आपका कैंसिल करके 12 तारीख के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है और सेम एग्जामिनेशन सेंटर, सेम वक्त और सेम एडमिट कार्ड वैलिड रहेगा। लेकिन ये भी नहीं बताया गया है कि एग्जामिनेशन सेंटर अब दूसरा कहाँ होगा। जहाँ गलती नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या फिर जो अफसर रहे होंगे, जो लोग रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे, उनके द्वारा की गई है, उसका खामियाजा साफ तौर पे बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ मैं अक्षय डोंगरे, एनडीटीवी इंडिया। आज से ठीक 2 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया था। मंदिर निर्माण में लगे इंजीनियरों का कहना है कि 40% काम पूरा कर लिया गया है। राम मंदिर का फर्स्ट फ्लोर, पहला तल, मार्च 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अयोध्या से हमारे सहयोगी आलोक पांडे की रिपोर्ट। राम मंदिर की आधारशिला को रखे हुए अब 2 साल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी 2 साल पहले यहाँ इसी दिन, इसी तारीख को आए थे और अब यहाँ पे जो इंजीनियर्स हैं उनका ये कहना है कि करीबन 40% काम पूरा हो चुका है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है हम लोग के लिए जब हम इतने बड़े पत्थर देखते हैं और इतनी ये क्रेन्स देखते हैं, तो थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहूँगा। ये जो बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थर हैं या ग्रे कलर पत्थर हैं, ये प्लिंथ बन रही है और इसी प्लिंथ की आधार पे फिर ऊपर मंदिर का फर्स्ट फ्लोर और ऊपर और कार्य होगा। तो ये प्लिंथ करीबन 27 फीट की होगी और अभी ये काम जारी है। आपको याद होगा 2 महीने पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आए थे। उन्होंने गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित की थी। तो उधर अब पिंक सैंडस्टोन लगने लगा है। ये सैंडस्टोन राजस्थान से आ रहा है
और मंदिर उसी सैंडस्टोन से बनना है, तो वो उस तरफ को लग रहा है, यहाँ से आप देख नहीं सकते, लेकिन इसके आगे हमें जाना अलाउड नहीं है। लेकिन जो इंजीनियर्स है वो यही बता रहे हैं कि उधर से आगे की तरफ मंदिर का कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा और दिसंबर 2023 और मार्च 2024 तक जो फर्स्ट फ्लोर है मंदिर का, वो उसका कार्य संपन्न हो जाएगा और ख़त्म भी हो जाएगा और फिर वो दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। पॉलिटिकल टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है, 2024 में नेशनल इलेक्शन है, पूरे मंदिर का जो कार्य है उसको खत्म होते होते और समय लगेगा, लेकिन फिलहाल यही स्थिति यहाँ पे है। प्रमोद श्रीवास्तव और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।